All students are coming very fast to join the meeting. Hello, good morning all of you. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं ना? मैक्सिमम सारे लोग को बोलो, कोई छूटना नहीं चाहिए, एक स्टूडेंट भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम जो है स्टडी कर रहे थे इन डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, to the given the double integration in Cartesian coordinate, then we have changed the change in polar coordinate and evaluate them. ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स जो होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, जो डबल इंटीग्रेशन गिवन होता है, टफ होता है, तो उसको जो है पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर करके उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो yesterday I have discussed, ठीक है, different questions, different questions. I am also discussed this question yesterday. I will discuss कर चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए इसको हमने कैसे लगाया था। हाउ कैन यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? दिस इज द गिवन द लिमिट 0 to a minus under root ax minus x square under root a square minus x square. This is the lower limit, this is the upper limit. How can you recognize the limit of functions? मतलब कौन सी लिमिट किस फंक्शन का है? तो ये जो है x के y, हेलो, ठीक है ना, ये y का, हाँ, मतलब ये एक्स के टर्म में दिया है, तो मतलब ये वाई की लिमिट है। ठीक है, वाई की लोअर लिमिट है, ये वाई का अपर लिमिट है। समझ गए? और दूसरा जो है आपका ये एक्स का हो जाएगा, ये मतलब लोअर लिमिट, और एक्स का ये अपर लिमिट। तो हमने कल डिस्कस कर दिया था, ऐसे वर्बली थोड़ा प्रॉपर्ली कर लेते हैं। तो क्या है कि x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू ये तो पता है। तो y इक्वल टू क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर equal to a square minus x square. So this implies that x square plus y square equal to a square. That is equation of the circle. ये equation of the circle हो गया। और दूसरा जो है लोअर लिमिट y equal to under root a x minus x square. This implies that y square equal to a x minus x square. तो ये क्या है, जनरल इक्वेशन मतलब ऑफ द सर्किल है। ये किसका इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल है। और वो जो है मतलब आपका सर्किल का इक्वेशन है जिसमें रेडियस ए है। ठीक है, रेडियस yes क्या sir, है, ए है। तो इसमें हम क्या करें, इसकी वैल्यू रख दिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है इन पोलर कोऑर्डिनेट, आर स्क्वायर इक्वल होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दिया, एक्स इक्वल टू आर का थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन में, जनरल इक्वेशन में। तो आर इक्वल टू ए कास थीटा, तो लोअर लिमिट आपको ऑब्टेन हो गई। अब अपर लिमिट कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? तो वो जो कंडीशन दिया है दूसरा जो फंक्शन का, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आर इक्वल टू ए हो गया। तो आपने जो होता है, you have find the value of r which is started a cos theta and ending e। ठीक है, रेडियस
तो Yes. आप फिर हो गया, तो अब इसमें से आप जो है थीटा को निकालेंगे। थीटा को कैसे निकालेंगे आपको मैंने बताया था। तो ये क्या है, होल सर्किल है, होल सर्किल सर्किल है, होल सर्किल। तो आपका रीजन कितना, मतलब थीटा कितना हो जाएगा। तो ये होल सर्किल में लेकिन मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, तो देखिए आप कैसे बताएंगे। जो जो एक्स की वैल्यू है 0 से लेकर के ए तक है, तो आपका रेडियस वो तो अ, इसका क्या बोलते हैं, थीटा जो है, जब x की वैल्यू 0 टू a है तो आपका जो थीटा कितना मूव करेगा, 0 टू कितना करेगा बोलिए, π/2, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट तक सर्किल हो जाएगा। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल का हो गया। और ये आपका जो रेडियस a है, यहाँ से a है रेडियस, ठीक है। तो इस रेडियस को मान कर करके हमने एक सर्किल ड्रा किया है। तो और a/2 इसका सेंटर होगा। तो वो जो रेडियस का जो रेडियस की स्ट्रिप आप लेंगे, वो कहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक। तो आपको रेडियस लोअर लिमिट और अपर लिमिट रेडियाई मिल गई, मतलब ठीक है। और थीटा क्या है, 0 से सर π/2। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ राजेश। सर जो यहाँ पे जो लिमिट ले रहे हैं सर, नीचे वाला पार्ट भी तो आ सकता था, जैसे कर्व में जो है, जैसे वहाँ पे आर कोस थीटा है, तो जो छोटा वाला सर्कल है उसके नीचे वाला पार्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट, वो वाला पार्ट भी तो आ गया। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, ये जो आपका सर्किल है, ये वाला छोटा वाला, ये जनरल इक्वेशन का आता है। इसमें देखिए ना, लोअर लिमिट में दिखा रहा हूँ आपको, यही बात समझाने की कोशिश कर रहे थे, आप समझे नहीं। देखिए इसमें क्या है, ये जनरल लिमिट है, मतलब ये y की लिमिट है ना, तो ये लोअर लिमिट है। तो यहाँ y इक्वल टू, तो इससे जो ऑब्टेन वैल्यू है वो क्या है, लोअर लिमिट है। तो इसमें वैल्यू आपने रखा, देखिए यहाँ पर देखिए y इक्वल टू √a² माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे किया, फिर ऐसे कर दिया, फिर इसमें x² y² और x की वैल्यू जो है कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा, x² प्लस y² इक्वल टू r² होता है। और इधर से r cos थीटा रख दिया, तो r से कैंसिल, r इक्वल टू a cos थीटा, ये लोअर लिमिट हो गई। मतलब यहाँ से आपका जो सर्किल है स्टार्ट होगा, और जो स्ट्रिप होगी कहाँ तक जाएगी, इस वाले इक्वेशन में। तो इसकी वैल्यू आप निकाले हैं, तो आपको कितना आया है, अभी मैंने निकाला है, इसकी वैल्यू देखिए r इक्वल टू a आया है। तो यही बात मैं समझा रहा हूँ कि r की जो वैल्यू है, मतलब सर्किल का जो स्ट्रिप है, इस पूरे रीजन में से एक कॉमन रीजन जो है ये दोनों का, ठीक है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें से आप स्ट्रिप यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये पूरा रीजन जो होता है कॉमन रीजन, यही आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है, समझ गए राजेश। राजेश जी, Yes, sir. ठीक ठीक है ना। तो Yes, sir. हाँ, तो ये आपका कॉमन रीजन है। तो जो लोअर लिमिट थी उससे आर का जो वैल्यू है, ए cos थीटा आपको ऑब्टेन हुआ है, और इसके आर इक्वल टू ए मैक्सिमम, मतलब अपर लिमिट की वैल्यू है। तो ये आर का जो वेरिएशन है, ये यहाँ से यहाँ तक है। और जो थीटा है, मतलब x इक्वल टू 0 टू a था, तो ए मतलब जो आपका वैल्यू है x की, वो क्या है, इस पूरे सर्किल के लिए मूव करेंगे तो यहाँ से कितना होगा मैक्सिमम, 0 से π/2। तो मतलब यहाँ से एक, यहाँ से कॉमन रीजन है, तो पूरा सर्किल एक मूव करेगा यहाँ से फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, वो π/2 होता है। तो π/2 ले लिया, तो यही वैल्यू जो होता है, आप लिमिटिंग वैल्यू जो होता है, आप इसने पुट कर दीजिए, 0 टू a √a x माइनस एक्स स्क्वायर √a माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बात आपको कंफर्म हुआ कि आप जो थीटा ले रहे हैं कितने दूर से कितने, आर तो ठीक है, आर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, लेकिन थीटा कहाँ से, जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, वो थीटा की वैल्यू है, वो कहाँ से कहाँ तक होगी। मतलब कोई ये भी बोल सकता है, हाँ देखिए मैं बता रहा हूँ, इसका x की वैल्यू 0 से लेकर के a तक है, मतलब जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही लाई कर रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा है, और नीचे भी नहीं आ रहा है, क्योंकि निगेटिव नहीं है, आप समझे। और आपका जो y की वैल्यू है, वो भी दोनों पॉजिटिव है। तो मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही इसकी वैल्यू, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो इंटरसेक्शन दोनों कर्व का होगा, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही लाई करेगा, इसीलिए इतना लिया, ठीक है।
तो देखिए अब यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर देंगे तो 0 to a अंडर रूट ए एक्स माइनस इतना और अंडर रूट अपर लिमिट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका हो गया 0 to π/2 और a cos थीटा अप टू a। और देखिए एक फार्मूला होता है इसमें 2 का -1/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2r dr हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखना, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की वैल्यू dx dy की वैल्यू कितना होता है, r dr d थीटा होता है और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें x की जगह r cos थीटा तो a तो हो जाएगा क्या हो जाएगा a sin स्क्वायर थीटा। तो इसमें से आप क्या कॉमन लेंगे, cos ले लेंगे, तो cos ले लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कहाँ गया, हाँ ये वाला। तो यहाँ से ये अब पहले इसमें क्या किया हमने, एक फार्मूलेशन पहले इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है, इसको इंटीग्रेट किया तो ये फार्मूला होता है आपका फार्मूला होता है ये वाला वैल्यू एफ डैश अपॉन अंडर रूट एफ डैश एक्स इक्वल डी एक्स इक्वल टू 2 एफ एक्स होता है। तो एफ एक्स टर्म में ये आंसर आ गया, तो यहाँ एक्स की वैल्यू आप रखेंगे आर का थीटा ये वाली वैल्यू, और ये जो लिमिट है अपर एंड लोअर लिमिट आपका ये है आर के टर्म में, तो ये भी आर के टर्म में टोटली होगा, तो इसलिए इसको जो होता है फिर बाद में हमने वैल्यू रख दिया। तो आपका ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस कास स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन बाहर निकलेगा ये बाहर निकलेगा, तो टोटली आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक चीज हम बता दे रहे हैं, आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा इसलिए कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो है ए आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो वही बचेगा, तो ए स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, तो आपकी फाइनली क्या हो जाएगा रिजल्ट। इसको ये कल मैंने बताया था, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है इधर आ गया बीच में एक पेज आ गया था ये वाला, ठीक है, ये वाला पेज था, तो ये साइन थीटा, तो इसको जो होता है आप इंटीग्रेट कर कास थीटा हो जाएगा, तो 0 to π/2 लिमिट पुट करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो वी हैव डिस्कस द अनदर प्रॉब्लम ऑफ द चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट, देखिए ए है, ठीक है, इवैल्यूएट 0 to a इंटीग्रेशन 0 to अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, x dx dy डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy, ठीक है, बाई चेंजिंग टू द पोलर कोऑर्डिनेट। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं नोट्स हैं ये गूगल क्लासरूम में डेली का डेली जो होता है अपलोड होता है, ठीक है, अगर उसमें देखेंगे तो और क्लियर दिखाई देगा, अब इससे भी अच्छा क्लियर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको एक क्वेश्चन गिवन है, तो हाउ कैन यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे बताइए, राजेश बताओ इसको कैसे आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिमिट डिसाइड करेंगे किसका किसके टर्म में कौन सी लिमिट है, ठीक है, तो ये देखिए ये आपका लिमिट क्या है, जाहिर सी बात है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन भी दिया है, तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में dy का ही ये वाला लिमिट होगा, फंक्शन तो ये अलग है, हाँ, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, y इक्वल टू दिस, ठीक है, सिंस वी नो दैट x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा, ये होता है इन पोलर कोऑर्डिनेट में, तो dx dy इक्वल टू r dr d थीटा होता है, ये कैसे होता है मैंने बताया भी था, ठीक है, तो ये आपको याद करना है, उसको कोई डेरिवेशन नहीं करने की जरूरत है। तो देखिए y इक्वल टू 0, y इक्वल टू अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की जगह पर जाए r साइन थीटा और अंडर रूट x की जगह पर 2r cos थीटा माइनस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा पुट करेंगे एंड स्क्वायरिंग द बोथ साइड, इसका दोनों साइड का स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इट विल बी इक्वल टू 2r cos थीटा माइनस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा,
we have to solve this type of problem with transfer r square cos square theta to left side, then we get the common r square. So sin square theta plus cos square theta equal to 2r cos theta. ठीक है, तो sin you know that sin square theta and cos square theta it will be equal to 1. The value One. of sin square theta plus cos square theta equal to 1. तो आपका क्या हो जाएगा, इसको आप ट्रांसफर करेंगे इधर तो r स्क्वायर एक केवल 1 हो जाएगा, तो r स्क्वायर बचेगा, तो r स्क्वायर माइनस 2 r cos थीटा इक्वल टू 0. देन यू गेट टेक द कॉमन r, तो हो जाएगा r माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू 0. तो दैट इज r इक्वल टू, that is a in and b, a into b equal to 0, then a equal to 0 or b equal to 0. So r equal to 0. Yes, sir. And other r minus 2 r cos theta, then r की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0. हाँ 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 cos theta equal to 0, that is cos theta equal to क्या हो जाएगा 0. हाँ, तो cos theta equal to 0, तो what is the value of theta? By 2. कैसे? Cos 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? पाई बाई 90 डिग्री सर. हाँ पाई बाई 2 होती है. Yes, sir. तो cos कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2. ठीक है, देन दैट इज यू गेट द वैल्यू ऑफ r and थीटा. तो ये वैल्यू जो होगा, ये लिमिट हो गया आपका, तो देखिए 0 to पाई बाई 2 हो गया, दूसरा r इक्वल टू 0 to 2a cos थीटा हो गया. तो लोअर वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 0 हो गया, और थीटा इक्वल टू r इक्वल टू अपर जो लिमिट है 2 cos थीटा हो गया. ठीक है, ये आपने यहाँ से ऑब्टेन कर लिया. देखो यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से देखिए r इक्वल टू 0 और 2, यहाँ से इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम 2 cos थीटा होगा. यही वैल्यू हो गई, एक 0 हो गया, एक वहां तक चला गया, तो आपका लोअर अपर लिमिट हो गया और एंगल भी मिल गया. तो ये दोनों आप रख लिए. अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर. देखिए यहाँ पर x इक्वल टू r साइन थीटा अंडर रूट r स्क्वायर यहाँ से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये फंक्शनल वैल्यू जो है. ठीक है, और dx dr dy की जगह r dr d थीटा पुट कर देंगे. ठीक, तो आपका फाइनली देखिए कितना दिखेगा. देखिए ये आ गया आपका, आई वैल्यू आ गया. देखिए r स्क्वायर हो गया cos थीटा d थीटा dr d थीटा हो गया डिवाइडेड बाई r से कैंसिल हो गया, तो r cos थीटा dr d थीटा हो गया. ठीक है, तो आप जो इंटीग्रेशन क्या है आपका, फर्स्ट इंटीग्रेट किसके करस्पॉन्डिंग करेंगे आप, r के करस्पॉन्डिंग, देन d थीटा के करस्पॉन्डिंग. तो आप देखिए इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, 0 to पाई बाई 2 cos थीटा d थीटा हो गया, ये हो गया r. तो r का इंटीग्रेशन क्या हो गया, r स्क्वायर बाई 2. पुट द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ r इक्वल टू आप पुट करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, यहाँ 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये बाई 2 पहले से था, माइनस r की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा. हाँ, तो ये 2 से 2, ये 4 वाला कट जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ से इतना. तो आप देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 0 to पाई बाई 2 2 cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा d थीटा, दैट इज 2 इंटू 2 तो कॉमन हो गया, 2 बाहर ले लिया, 0 to पाई बाई 2 cos क्यूब थीटा d थीटा. cos क्यूब थीटा d थीटा जो है वैल्यू, ये किसका फंक्शन हो जाएगा, आपको बीटा फंक्शन मैंने पढ़ाया था, बीटा mn में पढ़ाया था कि आप इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे. एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, मैंने बीटा फंक्शन में पढ़ाया था कि 0 to पाई बाई 2 cos के पावर m cos के साइन के पावर n है. आपका क्या रहेगा,
x है तो dx रहेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका वैल्यू क्या होगा? एक फार्मूला मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बीटा बीटा फंक्शन में -1 सर, और उसमें से दो दो घटाते जाएंगे सर, जब तक नेगेटिव से पहले टाइम कहाँ घटाते जाओ, उसका नीचे। स्टैंडर्ड भाई फार्मूला होता है, पहले बात वो घटाने वाला ये नहीं नहीं होता, कुछ सर। और है। वो फार्मूला जो होता है आप अप्लाई करेंगे किसी का वैल्यू निकालने के, जैसे आपका n है तो n इंटू एन करते हो, कब करते हैं n+1 करके उसको ऐसे लिखते हैं, तब मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए ये जो cos क्यूब थीटा है और d थीटा है, तो यहाँ पर cos के पावर 0 थीटा लिख सकते हैं, तो यही है आपका 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos के पावर क्यूब sin के पावर 0 थीटा d थीटा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़ा ठीक नहीं आया है तो मैंने इधर दूसरे पेज पे किया है, ए वाला। ठीक है, ये देखिए ये फार्मूला होता है 0 to π/2। हाँ, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। क्या होता है? एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है बीटा गामा फंक्शन में। इसका डेरिवेशन मैंने बताया था कि कैसे इसका डेरिवेशन निकालते हैं और कैसे इसको पुट करते हैं। तो 0 to π/2 cos के पावर m थीटा sin के पावर n थीटा d थीटा, इसकी वैल्यू होती है गामा m+1/2 गामा n+1/2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स √m+n+2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस गिवन इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड गामा n इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n-1, गामा n इक्वल टू n-1 गामा n होता है, और गामा π/2 इक्वल टू होता है √π होता है, और गामा n+1 इक्वल टू n गामा n। ये 3-4 वैल्यू है जो आपको याद रखना है। ठीक है, और भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो देखिए आप यहाँ पर रखेंगे तो वहाँ पावर 3 था, 3 + 1/2 हो गया, 0 + 1/2 हो गया, तो आपको डिवाइडेड बाई 3 मतलब m+n+2 हो गया, तो 3 + 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ठीक है जी राजेश? यस सर। ठीक है, तो यस सर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को थोड़ा? हाँ यस सर। हाँ, थोड़ा कोशिश कर रहे हैं अच्छा समझ में आए। ठीक है, तो देखिए आपका ये गामा 4/2 हो गया, और ये हो गया गामा 1/2। तो गामा 1/2 का मैंने बताया था √π होता है, तो √π यहाँ पुट कर लेंगे, और गामा 4/2 कट करें तो गामा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये √γ2 हो गया, और गामा पाई हो गया डिवाइडेड बाई ये गामा 5 हो गया। तो गामा 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? गामा 5 को लिख सकते हैं 1 + 3/2, मतलब गामा 1 + 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये फार्मूला हो गया n गामा n+1 इट विल बी इक्वल टू n गामा n, ऐसे होता है। तो वही फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे 1 + 3/2, तो 3/2 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, तो 3 देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 1 + 3/2, तो 3/2 मतलब n गामा n, ये देखिए वाला फार्मूला है ना गामा n+1 वाला, वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया 1 + 3/2, तो ये आपका 3/2 बाहर आ गया और गामा 3/2 हो गया। तो एक 3/2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कहाँ से कैंसिल हो जाएगा? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा? गामा पाई, और फिर वो जो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो क्या हुआ? √π कहाँ गया है? तो लगता है भूल गया था, तो चलो उसको तो बाद में देख लेंगे। तो एक गामा 3/2 है, तो इसको अगेन हम लिख सकते हैं 1 + √1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? मतलब 3/2 को हम 1 + 1/2 लिख सकते हैं। तो देखिए 1/2 बाहर आ गया, गामा 1/2 हो गया, तो गामा 1/2 की वैल्यू √π होता, पाई से कट गया, और यहाँ से 1/3 बचा था। ठीक है, तो 1/3 बचा था, तो क्या होगा? 1/3, तो अब वो तो उसके साथ ही रहेगा, तो 2 जो मैं बोल रहा था, यहाँ से ये वाला जो है 2 आपका रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, तो यही आपका आंसर हो सर जाएगा। √2 को कहाँ भगा दिए? हाँ, सर ऊपर जो √2 आ रहा था उसको कहाँ गायब कर दिया? अब वही तो मुझे भी मिल नहीं रहा है, तो लगता है कैंसिल होगा, देखना पड़ेगा। 2 हो गया, 2 गामा, हाँ गामा 2 की वैल्यू कितनी होगी?
1+1 नहीं लिख सकते हैं? अरे अंडर रूट गामा मतलब गामा 2 की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ। 1+1 लिखेंगे सर तो 1 आएगा, फिर रूट अंडर 1 आएगा तो 1 का 1 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा तो 1 का, हाँ सर हो गया, वो खत्म हो गया। अब बहुत सही, अभी समझ गए विष्णु। ठीक है, तो आपका इतना हो जाएगा, इसीलिए ये वेनिश हो गया। अंडर रूट मतलब अंडर रूट कह रहा हूँ यार, गामा 2 जो है वेनिश हो गया, 1 में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो बाकी जो आपका फाइनली रिजल्ट है ये वाला होगा। ठीक है, तो ये सब है आपको एक्सरसाइज में, मैंने असाइनमेंट में दिया है कुछ क्वेश्चन, उसको थोड़ा आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यार ये तो बड़ा परेशान। ठीक, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। किस टाइप की प्रॉब्लम होगा? चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब डबल इंटीग्रेशन में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। Why we use this type of method, change of order of integration? इससे क्या बेनिफिट है? चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से क्या बेनिफिट है? What is the benefit of change of order of integration? So some problem have the very difficult. If you change the order, then you solve very easily that type of problem. ठीक है, तो रियल लाइफ में जो आपका कुछ ऐसे डबल इंटीग्रेशन होते हैं जो बहुत ही टफ होते हैं, तो उसको अगर हम चेंज ऑफ ऑर्डर कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से वो क्वेश्चन लग जाता है। ठीक है, तो यू कैन सॉल्व वेरी डिफिकल्ट डबल इंटीग्रेशन, चेंज इनटू ऑर्डर, देन यू इंटीग्रेट very easily, and that is find the value of that double integration. तो इसमें होता क्या, ऐसा क्यों करते हैं तो मैंने बता दिया। और ऐसा कैसे करेंगे इसको? चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? देखिए ये dx है, dy है, ये क्या है? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, विद रिस्पेक्ट टू y है। तो फर्स्ट इस जो गिवन है आपका डबल इंटीग्रेशन, दिस इज द गिवन द डबल इंटीग्रेशन, you have know how can you integrate first, या which respect to first integrate, किसके करस्पॉन्डिंग में सबसे पहले इंटीग्रेट करोगे अगर ऐसे दिया रहेगा तो बताओ। के रिस्पेक्ट में सर, इसमें किसके करस्पॉन्डिंग करेंगे? अरे पहले y के रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट करेंगे, हाँ, फिर x के रिस्पेक्ट में। तो अगर dx की जगह पर dy को पुट कर दें और dy की जगह पर dx कर दें तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हो जाए। समझ गए? हेलो, यस सर, हाँ सर। बात समझ गए? चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का केवल एक छोटा सा मतलब है कि dy की जगह पर dx रख दे और dx की जगह पर dy रख दें। तो ऐसा जब हम करेंगे, इस टाइप का चेंजिंग करेंगे, तो इसमें सबसे मेजर रोल किसका होता है? स्ट्रिप का होता है। तो जो स्ट्रिप x एक्सिस के पैरेलल होगी या y एक्सिस के पैरेलल होगी, वो तुरंत जो होता है अगर y के पैरेलल है तो वो x एक्सिस के पैरेलल में हो जाएगी। जब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आप चेंज करेंगे तो वो किसके पैरेलल हो जाएगी? अगर y रहेगा तो x के पैरेलल हो जाएगी और x रहेगा तो y के पैरेलल हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, आपका जो लिमिट है फर्स्ट एंड सेकंड इंटीग्रल का, वो लिमिट भी एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड को हम कहते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेरी बात समझ में आई? यस सर, हाँ यस सर। हाँ हाँ, सर लिमिट वाला भी तो चेंज करना पड़ेगा, जैसे अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वाला लिमिट इधर करना पड़ेगा। नहीं, बस वही है। इसमें जब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आप चेंज करेंगे, व्हेन यू हैव चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, देन यू गेट द ओल्ड लिमिट टू न्यू लिमिट। ठीक है, इट इज ए मेजर इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द स्ट्रिप। तो इस टाइप का अगर कोई इंटीग्रेशन दिया है तो इसमें स्ट्रिप किसके पैरेलल होगी, ये मैं बता चुका हूँ। बताइए, ये वाले इंटीग्रेशन जो दिया है,
फर्स्ट y के रिस्पेक्ट में सर। y के रिस्पेक्ट में सर वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में है। इसका मतलब है कि लिमिट जो स्ट्रिप थी वाई के रिस्पेक्ट में थी, अब चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे, डी वाई डी एक्स लिखेंगे और फंक्शन सेम रहेगा। अब देखिए लिमिट कैसे हम इसमें रीजन ऑफ जो दिया रहता है बाउंडेड रीजन, वो कैसे हम चेंज करते हैं। देखिए जैसे ए आपका पहले मैंने बताया था y इक्वल टू f1 और y इक्वल टू f2, ये कोई मतलब कर्व है, दो कर्व है और x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के बीच में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। ठीक है, तो स्ट्रिप हम y इक्वल टू f1 पैरेलल टू x y एक्सिस लेंगे, है ना। तो जब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे, ऑर्डर मतलब इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है चेंज करेंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं, तो देखिए ये क्या किया, डी वाई की जगह पर मतलब एक्स की जगह पर डी वाई रख दिया, डी वाई की जगह पर एक्स रख दिया, तो लिमिट में क्या होगा, स्ट्रिप भी चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रिप पहले वाई एक्सिस के पैरेलल थी, अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी कि नहीं। तो इसमें जो होता है जो आपका ग्राफ है मतलब इसके करस्पॉन्डिंग, तो ये एक्स इक्वल टू जी1 वाई हो गया और यहाँ पर मतलब हाईएस्ट जो आपका जाएगा बाउंडेड रीजन में x इक्वल टू जी2 एक्स हो गया। ठीक है, और y की जो लिमिट है वो कांस्टेंट टाइप की हो गई थी, y इक्वल टू सी थे y इक्वल टू डी तक, तो उसको हम लिख सकते हैं ऐसे y इक्वल टू सी से y इक्वल टू डी तक, एंड x इक्वल टू जी वाई से लेकर के जी वाई वन तक, मतलब ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। तो आपको देखिए फंक्शन में कुछ नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, ऑर्डर जब चेंज करेंगे तो उसमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की जो स्ट्रिप होगी वो आपका चेंज हो जाएगा। अगर वो x के पैरेलल में है तो y हो जाएगी, y के पैरेलल में है तो x हो जाएगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो होता है आपका लिमिट भी चेंज हो जाएगा, ओल्ड लिमिट टू चेंज इन न्यू लिमिट। बात समझ में आ गया? यस। हाँ, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत आसान चीज है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सर हाँ बोलिए विष्णु। मेरा कट गया था नेटवर्क सर, थोड़ा सा बता दीजिए y वाला कैसे लिमिट लिया y का। अच्छा, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में इसमें करते क्या है कि आपका जो विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होता है, इसको एक्सचेंज कर देंगे। जैसे y x की जगह पर y रख देंगे, y की जगह x रख देंगे, अब फंक्शन की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। अब उसमें होता क्या है कि आप बाउंडेड रीजन या रीजन ऑफ कन्वर्जन रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आप ड्रा करेंगे, तो देखिए इस वाला जो आपका डबल इंटीग्रेशन जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया है, ये जो इंटीग्रेशन है डबल इंटीग्रेशन, इसमें ये क्या है, y इक्वल टू f1 x है, y इक्वल टू f2 x है, दैट इज दिस इज द वन ग्राफ, y इक्वल टू f1, दिस इज द ऐसे गया है y इक्वल टू f2 x हो गया। ठीक है, और इसमें जो x की वैल्यू x इक्वल टू a से x इक्वल टू b एक गिवन है। ठीक, तो a इसमें किसके पैरेलल में होगी, स्ट्रिप y के पैरेलल में होगी, जो pq से मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब जब ऑर्डर आप चेंज कर देंगे ऑर्डर, ठीक है, इंटीग्रेशन का, तो dy की जगह dx की जगह dy आ गया और dy की जगह dx हो गया, तो इसमें जो स्ट्रिप होगी y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। पहले क्या था, ये y के पैरेलल था, अब ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, मतलब x इक्वल टू g1 y हो जाएगा फंक्शन, और दूसरा x इक्वल टू g2 x हो जाएगा। और ये जो y की वैल्यू है एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह बिहेव करेगा, y इक्वल टू सी टे y इक्वल टू डी। ये देखिए एक इसमें इसी इंटीग्रेशन में दिखाया हुआ इक्वल टू सी से y इक्वल टू डी, और x का जो है वैल्यू है g1 y और x इक्वल टू g2 y, दिस इज द फंक्शन ऑफ f(x) और dy टू dx। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो गया, यहाँ पर देखिए dx था, यहाँ पर dy हो गया। हाँ समझ गया सर, वहाँ दिख रहा था सर y इक्वल टू ई दिख रहा था, y इक्वल टू थोड़ा जैसा दिख रहा था। नहीं, अगर वो करता है ना तो थोड़ा मेरी बात भी ध्यान से सुनो, कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, यस अब सर। ये जो मुझे एक मतलब क्या बोलते हैं, एक मिल गई पेन बहुत बढ़िया। अब स्कैन बहुत बढ़िया आएगा, देखो इसका पूरा साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये साफ साफ दिख रहा है ना। यस सर, यस सर। तो अभी मुझे बहुत बढ़िया मिल गया एक पेन, अब मतलब बहुत क्लियर आएगा जो भी हम शेयर करेंगे स्क्रीन, तो एकदम मस्त आएगा। यार मेरा फोटो भी आता नहीं यहाँ पे, कैसे आए, छोड़ो जाने दो।
ठीक है। तो इसमें बेसिक डिफिनीशन वही चीज जो है आपको एक रिटन में मैंने ऐसे थोड़ा सा है ना मतलब दे दिया है डिफिनीशन को कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज। तो सबसे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आप करेंगे तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा। टू फाइंड द न्यू लिमिट वी ड्रा द रफ स्केच ऑफ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। Some of the problem with the double integration which seems to be complicated can be made easy to handle by a change in the order of integration। ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ये दिया है ऐसे ही हम ऑपरेशन रिसर्च में सिंप्लेक्स होता है। ठीक है। नंबर ऑफ कांस्टेंट नंबर ऑफ वेरिएबल बहुत ज्यादा होता है तो वहाँ ड्यूल सिंप्लेक्स का यूज किया जाता है। तो कुछ ऐसे सिंप्लेक्स प्रॉब्लम होती है जो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। ढेर सारे कांस्टेंट दे देते हैं वेरिएबल दे देते हैं तो उसको अगर ड्यूल में चेंज कर देते हैं तो आसानी से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो सेम वे ये ऐसे ही आपका ये दिया है कि आपका कोई भी इंटीग्रेशन है जो क्या है बहुत ही डिफिकल्ट दिया है तो उसको जो है इजी वे में चेंज करने के लिए ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। क्या होगी आसानी सॉल्व करने में क्वेश्चन को। तो देखिए आई हैव टेकन ए प्रॉब्लम। तो टू इवेल्युएट 0 to इनफाइनाइट 3 मिनट बचा है। ठीक है। आई हैव रेस्ट ओनली 3 मिनट दैट इज 3 मिनट। ठीक है। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ दिखा रहा हूँ। तो आपका हो गया 0 to इन्फिनिटी लोअर लिमिट x टू इन्फिनिटी e के पावर y अपॉन y dx dy। तो ये ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y दिया है। ठीक है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 to x dx और y इक्वल टू x से y इक्वल टू इन्फिनिटी e के पावर y dy ऐसे लिख सकते हैं। ये तो जाहिर सी बात है। तो इससे हम क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं इस तरीके से अगर आपको दिया गया है ऐसे कि फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y एंड सेकंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन। स्ट्रिप उसका स्ट्रिप सर पैरेलल टू एक्स सब हो गया है सर। हाँ। तो ये जो गिवन लिमिट चेंज हो गया। नहीं ओरिजिनल जो है अभी ओरिजिनल जो है इसका मतलब है सिंस वी हैव ऑब्जर्व दैट द स्ट्रिप ड्रा पैरेलल टू y एक्सिस दैट इज x इक्वल टू y इक्वल टू x टू y इक्वल टू इन्फिनिटी। ये बात समझ में आ गई। तो y की जो वैल्यू यस सर। x से y इक्वल टू x से y इक्वल टू x का क्या मतलब होगा बताओ। लाइन है सर। हाँ पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइन होगी विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है अप टू इनफाइनाइट ओरिजिन यस सर। ठीक है। और x की वैल्यू आपको दिया ही है x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। तो आप पहले सबसे पहले रीजन खींचेंगे। फर्स्ट यू हैव ड्रा द ग्राफ बाय द गिवन कंडीशन। तो y इक्वल टू x दिस इज द ग्राफ अप टू y स्ट्रिप में कहाँ तक जाएगा y इक्वल टू इन्फिनिटी तक और x कहाँ से कहाँ तक है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू इनफाइनाइट तक। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा व्हाट इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट ऑफ y इक्वल टू x y की लोअर लिमिट क्या है इस लाइन से स्टार्ट होगी और ऊपर कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक आएगा। तो लाइन जो आपका लाइन है इसके दूसरे साइड का जो ये वाला पोर्शन देने जो मैंने मार्किंग किया है यही आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक लिख दिया ना रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। यस सर। अब क्या करेंगे अब हम इस स्ट्रिप को x एक्सिस के साथ y एक्सिस के पैरेलल कर देंगे। तो y एक्सिस के पैरेलल करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0 और कहाँ तक जा रहा है x इक्वल टू y तक। हाँ सही x इक्वल टू y तक। तो ये स्ट्रिप चेंज हो गया तो आपको लिमिट भी चेंज मिल गया और y कहाँ से कहाँ तक हो y 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा।